नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की डिमांड थी कि सर संपत्तियों का बंटवारा कैसे होता है, एक टेढ़ी मेढ़ी जमीन को भाइयों के बीच में बराबर हिस्से से कैसे बांटा जाए, ये सब आप लोगों का प्रश्न रहा है। तो मैं इन्हें बताने से पहले मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ कि जो संपत्तियां होती हैं एक पिता से पुत्रों में कैसे ट्रांसफर होती हैं, है ना। पहले ये समझ लीजिए पूरी प्रक्रिया। उसके बाद जब संपत्तियां बच्चों में यानी कि संतानों में ट्रांसफर हो जाएंगी तो उनका बंटवारा वो लोग कैसे करते हैं, ये बाद की प्रक्रिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो हमारे सामने दो शब्द लिखे हैं, वसीयत और वरासत। तो यहाँ इसको समझने से पहले पहले ये जान लेते हैं कि एक पिता की जो संपत्ति होती है चल और अचल, वो उसके संतानों में दो तरह से ट्रांसफर होती है। एक उसके जन्म के पहले ही और एक उसके जन्म बोल रहे हैं, एक उसके मृत्यु के पहले और एक उसके मृत्यु के बाद। हालांकि दोनों केस में मृत्यु के बाद ही मिलती है, लेकिन निर्णय मृत्यु के पहले भी हो जाता है और मृत्यु के बाद भी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं आज कि उत्तराधिकार का जो नियम बनाया गया है उसके थ्रू दो तरह से संतानों में संपत्तियां विभाजित होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने दो शब्द लिखे हैं, वसीयत और वरासत। अब इसकी परिभाषा पे मत जाइए, परिभाषा से बात समझ में नहीं आएगी। एक उदाहरण देखिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, पिता है, इसकी तीन संतान, कितनी, तीन से अधिक भी हो सकती हैं, बी, सी और डी। मान लीजिए बी पुत्र है, सी भी पुत्र है और डी पुत्री है। उसी तरह से यहां भी मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है। तो ध्यान से देखिए, वसीयत, इधर हम जो बात लिखेंगे वसीयत की लिखेंगे और इधर जो बात लिखेंगे हम वरासत की लिखेंगे। समझिए, एक पिता, उसकी तीन संतान बी सी डी, बेटा बेटा बेटी, पिता उसकी दो पुत्र और एक पुत्री, बी सी डी। समझिएगा ध्यान से। यहां पर पिता ने क्या काम किया कि एक सादे कागज में, अपने जीते जी एक सादे कागज में अपने पूरी संपत्तियों का विवरण लिखा, चल और अचल दोनों प्रकार की। तो पहले ये समझ लेते हैं कि चल संपत्ति क्या होती है और अचल संपत्ति क्या होती है। चल का मतलब होता है जो चलायमान हो, जैसे रुपया मेरे पास है, उनके पास जा सकता है, उनके पास जा सकता है ना, एक जगह से दूसरे स्थान तक जा सकता है। जेवर, लेकिन जमीन वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती, घर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। तो जो एक जगह से दूसरे जगह न जा सके उसे अचल संपत्ति कहते हैं, और जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके उसे चल संपत्ति कहते हैं। तो दोनों प्रकार की संपत्तियों का सादे कागज में इसने लिखा, और उसने ये भी लिखा कि कौन सी संपत्ति किसको कितना मिलेगी। यानी इसने अपने मर्जी से अपने पुत्रों में पुत्रियों में बांटा, और इसने दो गवाहों का भी इसमें उल्लेख किया, उन दो गवाहों की भी साइन हुई और रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड कर दिया गया। ठीक है, और इस व्यक्ति की कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाएगी। तो जब मृत्यु हो जाएगी तो जिस तरह से इसने अपनी वसीयत में बातें लिखी है, ठीक उसी तरह से इनके पुत्र पुत्रियों में बांटा जाएगा। लेकिन इधर क्या होता है, इधर ये जो ए है, इन्होंने अपने जीवित समय में यानी कि मृत्यु के समय इन्होंने अपनी वसीयत का जिक्र नहीं किया। इन्होंने ये वर्णन नहीं किया कि हमारी संपत्ति किसको कितना मिलेगी। ठीक, और इनकी मृत्यु हो गई। तो जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनकी जो भी संपत्ति होगी इनके संतानों में एक कानूनी प्रक्रिया के तहत बराबर बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी। तो हमने ये समझा कि वसीयत का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने मृत्यु से पहले अपनी पूरी संपत्तियों का विभाजन कर दे, लिखित दस्तावेज तैयार कर दे, जिसके तहत उसके मृत्यु के बाद उसकी संपत्तियों को उसके संतानों में बांटा जाएगा। इसे बोलते हैं वसीयत। और मृत्यु अगर हो जाती है, वसीयत नहीं बनी है, तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसकी पूरी संपत्तियों को उसकी संतानों में बांटा जाता है, तो उसे कहा जाता है वरासत। यानी वसीयत जन्म के पहले, मृत्यु के पहले, और वरासत मृत्यु के बाद।
अब समझिए कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। ठीक, तो देखिए वसीयत में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी जो भी संपत्ति है वो अपनी मर्जी से किसी को चाहे तो ज्यादा दे सकता है, किसी को चाहे तो कम। अपने पुत्र को, बड़े पुत्र को ज्यादा दे सकता है, छोटे पुत्र को कम, या छोटे पुत्र को ज्यादा दे सकता है, बड़े पुत्र को कम, या पुत्री को कम या ज्यादा, मतलब उसकी मर्जी से। और जैसा उसने लिखा है वैसा ही होगा। बाद में कोई न्यायालय नहीं जा सकता ये कह करके कि हमारे भाई को ज्यादा दिया है मेरे पिताजी ने या कम। ठीक है, इसमें एक चीज और होता है कि यहाँ पर वसीयत में वसीयत करता किसी और के भी नाम से संपत्ति का वसीयतनामा कर सकता है, अपने दोस्त के नाम से, नौकर के नाम से, नौकरानी के नाम से, किसी के भी नाम से, जिसकी मर्जी उसके नाम से अपनी संपत्तियों को बांट सकता है। इसमें पुत्र इसके मना नहीं कर सकते, पूरी मर्जी पिता की होती है। लेकिन इधर क्या होता है, इधर तो पिता के मर जाने के बाद संपत्तियों का बंटवारा होता है उत्तराधिकार के नियम से। तो इसके तहत क्या होता है कि केवल पुत्र और पुत्रियों में ही संपत्ति बांटी जाती है। यहाँ कोई दोस्त इनका या कोई रिश्तेदार या कोई नौकर आके ये नहीं कह सकता कि जो संपत्ति इनकी है उसमें कुछ हिस्सा वो हमें भी देने वाले थे, दे नहीं सके, उनकी मंशा थी देने की, दे नहीं सके, लेकिन मर गए तो हमें भी मिलनी चाहिए, इस आधार पर वो मांग नहीं कर सकता और ना ही मिलेगा। उसकी संपत्तियों को बराबर हिस्से में बांटा जाएगा। वरासत में संपत्तियों को बराबर हिस्से में बांटा जाएगा कानूनी प्रक्रिया के तहत, क्योंकि जिसकी संपत्ति है वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है। लेकिन इधर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उसकी मर्जी से जितना चाहे उतना दिया जा सकता है। अब समझिए कि वसीयत कौन कर सकता है। वसीयत कर्ता के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये होती है कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। दूसरा कि वह पागल न हो, मतलब अपने पूरे होशो हवास में अपनी वसीयतनामा वो करे। जब वो अपने होशो हवास में वो वसीयत में सारी बातें लिखता है तो उसमें वसीयत में कम से कम 2 गवाह होते हैं, और वे गवाह जिनका वसीयत में कोई वर्णन न हो, कोई जिक्र नहीं होता। और वो गवाहों की भी विशेषता ये होती है कि उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि इनके मरने के बाद या पहले ही गवाहकर्ता भी मर जाए। मतलब ऐसा व्यवस्था बनाई जाती है, गवाहकर्ता की उम्र ऐसी होनी चाहिए कि वसीयतनामा जो किया है उसकी जब मृत्यु हो तो वो गवाह तब भी जिंदा रहे, ताकि गवाही दे सके कि हाँ हमारे सामने वसीयत की गई थी, हमारी साइन है, हम गवाह हैं। ठीक है, कम से कम 2 हो सकते हैं, अधिक से अधिक 2 से ज़्यादा। जो वसीयत होती है उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराना जरूरी नहीं होता, वो अपने पास भी गवाहों के साथ लिख करके घर में रखी जा सकती है, और अगर चाहे तो रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी सूचना दे करके रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दूसरी बात, वसीयत जो होती है वो 1 से अधिक भी हो सकती है। जैसे वसीयत की गई और वसीयत खो गई तो दूसरी वसीयत भी की जा सकती है, तीसरी, इस तरह से जितनी इच्छा। अच्छा, ये भी होता है जैसे मान लीजिए कि इसने जज्बात में आकर के वसीयत लिख दिया कि हम इनको इतना देंगे, हम इनको इतना देंगे, इनको इतना। बाद में कुछ समय के बाद इसको समझ में आया कि नहीं, मैंने गलत बांटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो फिर से वसीयत कर सकता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके पुरानी वसीयत को कैंसिल करवा के नई वसीयत लिख सकता है, और उसमें इसका जिक्र करेगा कि यही वर्तमान वसीयत है और मेरे मरने के बाद इसी वसीयत का मान्य होगा। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत सरल प्रक्रिया है, इसके बारे में अब हम लोग नहीं जानेंगे, बस इतना ही। लेकिन वरासत की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। वरासत में क्या होता है कि वरासत 2 प्रकार की होती है। एक होता है वरासत, अगर संपत्ति महिला के नाम है तो उसके मरने के बाद किसको किसको मिलेगी, या फिर संपत्ति पुरुष के नाम है तो उसके मरने के बाद किसको किसको मिलेगी। इसकी प्रक्रिया अलग है। तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि वरासत में अगर पुरुष की संपत्ति है तो किस तरह से बढ़ती है संतानों में, और महिला की है तो किस तरह की बढ़ती है। तो आज हम लोगों ने केवल यही समझा कि वसीयत और वरासत में मुख्य अंतर